हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट टारगेट बैच में। तो आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले 100% संभावित प्रश्न हैं। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि बढ़िया से दिख सके। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या था? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लाभ पेट्री शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों ये लाभ पेट्री शब्द का अर्थ पूछ रहा है। तो लाभ पेट्री शब्द का अर्थ होता है पितृभूमि होता है। क्या होता है? पितृभूमि होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, लेस सिटवायन का अर्थ है। तो दोस्तों ये लेस सिटवायन का अर्थ पूछ रहा है। लेस सिटवायन का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों नागरिक। लेस सिटवायन का अर्थ क्या होता है? नागरिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहाँ पे स्थापना छूट गया है। यहाँ पे स्थापना छूट गया है। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो वियना कांग्रेस का नेतृत्व मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? दोस्तों पूछ रहे हैं कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य था पुराने राजवंशों की पुनर्स्थापना। क्या था? पुराने राजवंशों की पुनर्स्थापना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या था? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था दोस्तों? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? तो दोस्तों बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित था। किस देश से? जर्मनी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड एंड आयरन नीति किसकी थी? ब्लड एंड आयरन नीति किसकी थी? तो दोस्तों ये किसकी थी? तो ये बिस्मार्क की थी। किसकी थी? बिस्मार्क थी। इसको हम रक्त लौ की नीति भी कहते हैं। रक्त लौ की नीति भी कहते हैं। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना? दोस्तों ये पूछ रहा है कि जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना? तो दोस्तों जर्मनी का पहला सम्राट विलियम प्रथम बना था। कौन बना था? विलियम प्रथम बना था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण किसने किया? इटली का एकीकरण किसने किया? तो दोस्तों इटली का एकीकरण किसने किया था? तो इटली का एकीकरण किया था गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों यंग इटली संगठन की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, इटली का प्रथम सम्राट कौन था? तो पूछ रहा है दोस्तों कि इटली का प्रथम सम्राट कौन था? तो दोस्तों इटली का प्रथम सम्राट विक्टर एमेनुअल था। विक्टर एमेनुअल द्वितीय था। कौन था? विक्टर एमेनुअल द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? इटली का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इटली का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इटली का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी को इटली का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो दोस्तों इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1848 की क्रांति किस महाद्वीप में हुई? 1848 की क्रांति किस महाद्वीप में हुई? तो दोस्तों 1848 की क्रांति यूरोप महाद्वीप में हुआ था। किस महाद्वीप में हुआ था? यूरोप महाद्वीप में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 1848 की क्रांति को क्या कहा जाता है? 1848 की क्रांति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 1848 की क्रांति को क्रांति का वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांति का वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आप लोग बताएं दोस्तों कि 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट करें। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो को पूरा देखें, इसमें से क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि 1848 की क्रांति सबसे पहले किस देश से शुरू हुई? 1848 की क्रांति सबसे पहले किस देश से शुरू हुई? तो दोस्तों 1848 की क्रांति फ्रांस से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुआ था? फ्रांस से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? तो फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी 1848 में। कब बुलाई गई थी? फ्रैंकफर्ट संसद 1848 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ बुलाई गई थी? तो फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ बुलाई गई थी दोस्तों? तो फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ बुलाई गई थी? तो फ्रैंकफर्ट संसद फ्रैंकफर्ट में ही बुलाई गई थी। कहाँ? फ्रैंकफर्ट में बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीस की स्वतंत्रता कब हुई? ग्रीस की स्वतंत्रता कब हुई? तो दोस्तों ग्रीस की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि ग्रीस की स्वतंत्रता किसके विरुद्ध थी? तो ग्रीस की स्वतंत्रता किसके विरुद्ध थी दोस्तों? तो ग्रीस की स्वतंत्रता ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध थी। ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? तो दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? तो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक था ट्राइल कलर ध्वज। क्या था? ट्राइल कलर ध्वज था। क्या था दोस्तों? ट्राइल कलर ध्वज था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या है? तो राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या है? तो राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार होता है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या होता है दोस्तों? भाषा और संस्कृति होता है। भाषा और संस्कृति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद का जनक रूसो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब फ्रांस छींकता है तब यूरोप बीमार पड़ता है, यह किसने कहा था? जब फ्रांस छींकता है तब यूरोप बीमार पड़ता है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था मेटरनिक ने। किसने कहा था? यह मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों
कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था दोस्तों? तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, इटली का एकीकरण कहाँ से शुरू हुआ? दोस्तों इटली का एकीकरण कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों इटली का एकीकरण शुरू हुआ था पाइडमोंट और सार्डिनिया से हुआ था। पाइडमोंट और सार्डिनिया से हुआ था। कहाँ से होता? पाइडमोंट और सार्डिनिया से। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रांको प्रशियन युद्ध के बाद हुआ था। किस युद्ध के बाद हुआ था? फ्रांको प्रशियन युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है 1848 की क्रांति में किस वर्ग ने सबसे अधिक भाग लिया था? तो दोस्तों पूछ रहा है कि 1848 के क्रांति में किस वर्ग ने सबसे अधिक भाग लिया था? तो 1848 के क्रांति में सबसे अधिक विद्यार्थी और मध्यम वर्ग ने भाग लिया था। किसने लिया था? विद्यार्थी और मध्यम वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है स्प्रिंग टाइम ऑफ क्या था? नेशंस किस वर्ष को कहा जाता है? स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस किस वर्ष को कहा जाता है? तो स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस किस वर्ष को कहा जाता है दोस्तों? तो 1848 ईस्वी को कहा जाता है। 1848। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है जर्मनी की राजधानी क्या थी? तो जर्मनी की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों जर्मनी की राजधानी कहाँ थी? तो बर्लिन थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बर्लिन। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांस में 1848 की क्रांति में किसका पतन हुआ था? तो दोस्तों फ्रांस में 1848 के क्रांति में किसका पतन हुआ था? तो फ्रांस में 1848 के क्रांति में किसका पतन हुआ था? तो लुई फिलिप का हुआ था। किसका हुआ था? लुई फिलिप का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्या दोस्तों कि हंगरी के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो हंगरी के क्रांतिकारी नेता कौन था दोस्तों? तो हंगरी के क्रांतिकारी नेता था कोसूथ था। क्या था? कोसूथ। कौन था? कोसूथ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में कूटनीति योगदान किसका था? तो दोस्तों इटली के एकीकरण में कूटनीति योगदान किसका था? तो कूटनीति योगदान काबूर का था। काउंट काबूर का था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, काउंट काबूर का। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था दोस्तों? तो 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण का शुरुआत 1862 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद अगर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा था राष्ट्र राज्य नागरिकों की इच्छा का परिणाम होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि किसने कहा था कि राष्ट्र राज्य नागरिकों की इच्छा का परिणाम होता है। तो यह किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है ग्रीस की स्वतंत्रता के समर्थन में कौन सा देश सबसे आगे था? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों कि ग्रीस की स्वतंत्रता के समर्थन में कौन सा देश सबसे आगे था? तो ग्रीस की स्वतंत्रता के समर्थन में फ्रांस भी आगे था, ब्रिटेन भी आगे था और रूस भी आगे था। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से सभी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण को अंतिम रूप कब मिला? इटली के एकीकरण को अंतिम रूप कब मिला? तो दोस्तों इटली का एकीकरण का अंतिम रूप कब मिला था? 1871 में मिला था। कब मिला था? 1871 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किसके अधीन हुआ?
तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किसके अधीन हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था किसके अधीन हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण प्रसा के अधीन हुआ था। किसके अधीन हुआ था? प्रसा के अधीन हुआ था। प्रसा के अधीन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांस की 1848 की क्रांति का परिणाम क्या था? तो दोस्तों फ्रांस के 1848 के क्रांति का परिणाम क्या था? तो फ्रांस के 1848 के क्रांति का परिणाम हुआ था कि गणराज्य की स्थापना हुआ था। फ्रांस में क्या हुआ था? गणराज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रसार सबसे पहले कहाँ हुआ? राष्ट्रवाद का प्रसार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रसार सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 1848 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 1848 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रों का बसंत के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रों के बसंत नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो दोस्तों के पास शेयर करें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण किस सम्राट के समय हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण किस सम्राट के समय हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस सम्राट के समय हुआ था दोस्तों? तो जर्मनी का एकीकरण विलियम प्रथम के समय हुआ था। किसके? विलियम प्रथम के समय हुआ था। तो आप लोग बताएं दोस्तों कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप लोग कमेंट में बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें।